के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। सलाह ये है कि बुखार आए तो बच्चे पैरासीटामोल ले सकते हैं। वैसे यही सलाह आपको याद है ना, बड़ों को भी दी गई थी, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन के बाद बुखार आया था और हमने भी यही दवा ली थी। लेकिन अब भारत बायोटेक का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन के बाद कोई पेन किलर या फिर पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने ये दावा 30,000 लोगों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर किया है, और ये सलाह ऐसे वक्त पर आई है जब देश में 1.25 करोड़ बच्चों को टीका लग चुका है और लगभग 6 करोड़ 15 लाख बच्चों को वैक्सीन लगनी अभी बाकी है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको समझाएंगे और आपके तमाम किंतु परंतु का जवाब भी देंगे। लेकिन पेन किलर वाली परेशानी पहले समझिए। ओमिक्रॉन से मुकाबला करने के लिए बच्चे तैयार हैं। वैक्सीन को लेकर कोई झिझक नहीं, इंजेक्शन का कोई डर नहीं, बल्कि टीकाकरण के लिए 15 से 18 साल के बच्चों में जोश है, और ये जोश देखते ही बन रहा है। लेकिन क्या वैक्सीन का बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट है? अगर वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है या हाथ में दर्द होता है तो क्या उसके लिए दवा लेने की जरूरत है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पेरेंट्स के लिए जरूरी हैं। इन मामलों में खुद भारत बायोटेक ने, जिसकी वैक्सीन बच्चों को दी जा रही है, तस्वीर साफ कर दी है। भारत बायोटेक के मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद पैरासीटामोल या पेन किलर्स देने की जरूरत नहीं है। असल में कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट लेने की सलाह दी गई है। लेकिन भारत बायोटेक ने साफ कहा है कि कोवैक्सीन लेने के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि दूसरी कंपनी की वैक्सीन के बाद बुखार या दर्द की दवा लेने की सलाह दी जाती है। भारत बायोटेक का दावा है कि 30,000 लोगों पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल के दौरान सिर्फ 10 से 20% लोगों में साइड इफेक्ट नजर आए थे। इनमें ज्यादातर लक्षण बेहद हल्के थे, जो 1 या 2 दिन के भीतर ठीक हो गए थे। उनके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कोवैक्सीन की डोज लेने के बाद अगर साइड इफेक्ट होता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गंभीर लक्षण दिखने पर ही डॉक्टर की सलाह के बाद दवा ली जा सकती है। आज हम कोवैक्सीन लगा रहे हैं, आगे कोई और वैक्सीन लगाएंगे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को दर्द नहीं हुआ है। मैं अगर पिछले 3 दिन की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 से 4% पेशेंट्स को काफ़ी दर्द हुआ है, काफ़ी पेन हुआ है, फीवर आया है, उनको चलने में दिक्कत आई है। इन पेशेंट्स को पैरासीटामोल देना गलत नहीं है साइंटिफिकली भी, बट इन जनरल पैरासीटामोल एक सेफ मेडिकेशन है। वैक्सीनेशन को इफेक्ट को नहीं ख़त्म करती या कम करती, और मुझे लगता है कि हमें उनकी स्टडी देखनी चाहिए। क्या उन्होंने अपनी स्टडी में, जो उन्होंने स्टडी की है 526 बच्चों में, पैरासीटामोल दी है और नहीं दी, क्या ग्रुप में डिफरेंस पाया है, तब हम बात को, इसको तथ्य को हम मान के आगे चलेंगे। तो प्रेजेंटली पैरासीटामोल रूटीन में ना प्रिस्क्राइब करें, लेकिन अगर किसी को पेन हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, तो देना जरूर बनता है, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी कम करनी है आगे के लिए। देश में 3 जनवरी से बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो चुके हैं और 4 दिन में आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार जा चुका है। यानी वैक्सीन को लेकर बच्चों में या पेरेंट्स में कोई हिचक नहीं है। रही बात साइड इफेक्ट की, तो वो सामान्य है और खुद ब खुद ठीक हो जाने वाले हैं। सरकार के मुताबिक देश में 15 से 18 साल के बच्चों की तादाद करीब 8 करोड़ है, और अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो बहुत जल्द देश भर के इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन का रक्षा कवच मिल जाएगा। तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब बड़ों को भी वैक्सीन दी जाती है तो कुछ मामूली साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जल्दी ही ख़त्म भी हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी और अहम बात यह है कि साइड इफ़ेक्ट्स से ही पता चलता है कि वैक्सीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए साइड इफ़ेक्ट से परेशान होने की पहली बात तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बच्चों को वैक्सीन देने के बाद कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको समझना चाहिए।
पहला तो ये है कि हाथ में जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है उस जगह पर बच्चों को लाल निशान के साथ दर्द भी महसूस हो सकता है, और डॉक्टर्स के मुताबिक लाल निशान और दर्द को कम करने के लिए उस जगह पर आप कुछ ठंडा जैसे बर्फ भी लगा सकते हैं, या फिर कोई नरम कपड़ा भी आप रख सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। टीका देने के बाद किशोर उम्र के कुछ बच्चों को बेहोशी आ सकती है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद लगभग 15 मिनट तक बैठने या फिर लेटने से बेहोशी को रोका जा सकता है। ऐसी सलाह बच्चों को दी जाती है कि टीका लगे तो थोड़ा आराम जरूर कर लें, और इसके लिए सेंटर के डॉक्टर्स बच्चों को कुछ देर अपनी देखरेख में भी रख रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में हल्का बुखार देखने को भी मिल सकता है। 18 से 60 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन के बाद बुखार देखने को मिलता है, लेकिन ये भी एक सामान्य सी बात है, इससे भी डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैक्सीन देने के बाद बच्चों को थोड़ी थकान, बदन दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को आराम करने दें और उन्हें अधिक मात्रा में लिक्विड पदार्थ ही दें, लेकिन थकान इस बात का भी ख्याल रखें कि ये पैक्ड लिक्विड ना हो। अब वैक्सीनेशन के बाद कुछ बच्चों को चक्कर भी आ सकते हैं, इस तरह की शिकायतें आई हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा तब होता है जब बच्चे खाली पेट वैक्सीन लेते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे खाली पेट वैक्सीन न लें, यानी कि जब भी आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं कोशिश ये रहे कि कुछ खा कर ही जाएं। इन सभी साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इनके अलावा आपको कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको लगता है कि वो माइल्ड नहीं है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद ही कोई भी दवा लेनी चाहिए। पिछले 4 दिनों से युद्ध स्तर पर 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसका सुखद परिणाम भी सामने आया है। अब तक 1,59,00,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जिसकी वजह से उनके माता पिता भी बहुत हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, जो ओमिक्रॉन की तेज़ रफ्तार की वजह से अब तक चिंता में डूबे हुए थे। यही वजह है कि 15 से 18 साल के हर बच्चे के पेरेंट्स अपने लाडले या लाडली को जल्दी से जल्दी सिंगल लेयर का सुरक्षा कवच दिलवाना चाह रहे हैं, और यही वजह रही कि आज भी दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में वैक्सीन सेंटर्स पर लंबी कतारें दिखाई दी। मौसम खराब था, बावजूद इसके बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लगभग हर बच्चे में जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने को लेकर जोश नजर आ रहा था। सरकार के मुताबिक देश भर में 15 से 18 साल उम्र के 7,40,00,000 बच्चे हैं, जिनमें 5,81,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगनी अभी बाकी है। अब तक 1,79,00,000 से ज़्यादा बच्चों ने कोविन ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और माना यह जा रहा है कि टीकाकरण की रफ्तार अगर यही बनी रही तो जल्द ही इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को टीका लग जाएगा, जिसके बाद बाकी बच्चे पेरेंट्स भी राहत की सांस लेंगे। लेकिन आज सवाल उन माता पिता का है जिनके बच्चे 15 से कम उम्र के हैं, और जिसकी वजह से अब उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं, क्योंकि अभी तक 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे वक्त में उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की सलाह ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक अनवैक्सीनेटेड बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा सकती है, जिसका इस्तेमाल फ्लू की रोकथाम के लिए होता है। इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करता है, और इसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए 5 साल तक के बच्चों को फ्लू वैक्सीन दी जाती है। अमेरिकी संस्था का मानना है कि कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा में बहुत हद तक समानता है, और यही वजह है कि जिन बच्चों को अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है उन्हें फ्लू के रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन दी जा सकती है, जो कुछ हद तक कोविड-19 के खतरे को कम करने में मदद जरूर करेगी। हालांकि CDC का ये भी मानना है कि फ्लू वैक्सीन कोरोना वैक्सीन का विकल्प नहीं बन सकती, वो सिर्फ कुछ वक्त तक बच्चों को कोरोना के दुष्प्रभाव से बचा सकती है, यानी जब तक अंडर 15 वाली उम्र के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है तब तक फ्लू वैक्सीन कोरोना के खतरे को दूर रखेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्लू वैक्सीन सिर्फ बच्चों को ही लगाई जा सकती है, बल्कि इसका दायरा 2 साल से लेकर 50 साल तक का है। फ्लू वैक्सीन की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो
वायरस के मुताबिक हर साल अपडेट होती रहती है, जिससे इन्फ्लुएंजा का संक्रमण बहुत हद तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोविड के संक्रमण से भी सबसे ज़्यादा नुकसान रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही पहुंचता है। डेल्टा वेरिएंट के कहर के दौरान हम ये सब देख भी चुके हैं, जब उसके संक्रमण की वजह से मरीजों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। बच्चों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक ने भी 5 साल की उम्र के बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाने की सिफारिश की थी। इस भारतीय संस्था का भी मानना है कि जब तक छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक हर साल इन्हें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की डोज लगानी चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण होने पर भी बच्चों को हल्के लक्षण का ही सामना करना पड़े। वैसे भारत के अलावा 40 देश बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगा भी रहे हैं, लेकिन इनमें शामिल ज़्यादातर देशों में 12 साल उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जहां पर इससे कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। क्यूबा में 2 साल के बच्चों को टीका दिया जा रहा है। चीन में 3 साल तक के बच्चों को टीका दिया जा रहा है, जबकि इजराइल में 5 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। CDC जो है, सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल, इसके द्वारा भी एक स्टडी सामने आई है। ये स्टडी कहती है कि 15 साल से कम के बच्चों को भी इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन दी जा सकती है। हालांकि ये वैक्सीन कोवैक्सीन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन ये कारगर जरूर साबित होगी। तो क्या ये सच है? कितना तथ्य है इस बात में? ये पिछले 2 सालों से ये स्टडीज आई हैं, ना केवल इन्फ्लुएंजा की आई है, MMR की भी आई है, BCG की भी आई है। जितने तथ्य लोगों ने ढूंढे हैं वो इनडायरेक्ट तथ्य हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, 1 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें रिसेंटली MMR, BCG, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगी है। उसी पॉपुलेशन में उन्होंने देखा कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी है, जो हम कोविड वाली डिजीज की। तो कुछ स्टडीज में उन्होंने पाया कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जिनमें रिसेंटली MMR लगा था या रिसेंटली इन्फ्लुएंजा लगा था या BCG वैक्सीनेशन किसी और कारण लगा, तो उसमें सीवियरिटी कम। इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है वायरस आया, अंदर गया, तभी जो इन्नेट इम्यूनिटी वाले सेल हैं उस पर हमला करते हैं, जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। तभी शायद हमारे बच्चों में कोविड डिजीज इटसेल्फ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये वैक्सीन क्या करती है। ये वैक्सीन इन जनरल इन्नेट इम्यूनिटी को एनहेंस कर देती है, आपकी इम्यूनिटी को ट्रेन करती हैं ये, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, इररिस्पेक्टिव भी कौन से वाला है, उस पे ये अटैक करें। इसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, पर्टिकुलर दुश्मन के अगेंस्ट लड़ने को आपको तैयार करती है। जैसे अब मैंने कोविड वैक्सीन लगाई है, तो मैं कोविड के प्रति मेरे एंटीबॉडीज बनेंगी और उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। इन्नेट इम्यूनिटी होता है, कोई भी दुश्मन आए उस पर हमला कर देंगे। तो आपकी MMR, इन्फ्लुएंजा, BCG, ये इन्नेट इम्यूनिटी को एनहेंस करती है। तो अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ड्यू है, डेफिनेटली उसको अपना लगवाना चाहिए। किसी का MMR ड्यू है, तभी हम कहते हैं जो रूटीन वैक्सीनेशन है, जो काफी बुरा प्रभाव पड़ा है पिछले 2 सालों में, वो वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये वैक्सीन सारी जो इन्फ्लुएंजा या फिर आपने बताया बाकी इसमें भी लगती है, क्या ये बच्चों के लिए कारगर साबित हो सकती हैं? ये कोविड वैक्सीन का विकल्प नहीं है, लेकिन उससे लड़ने के लिए जरूर कारगर है। वो किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने के लिए कारगर है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेलगाम होती जा रही है। बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, मास्क पहनना तो बहुत जरूरी है। और बीते 2 साल में बाजार में तरह तरह के मास्क भी आ गए हैं। कपड़े वाले मास्क भी हैं, सर्जिकल मास्क भी हैं, N95 भी है, और हीरे मोती से जुड़े डिज़ाइनर मास्क भी आपको बाजार में मिल जाएंगे। मतलब मास्क आज के दौर में ज़रूरत भी है, फैशन भी है और स्टेटस सिंबल भी है। पर अब भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि कौन सा मास्क सबसे असरदार है और किस मास्क को पहनकर हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमें कोरोना छुएगा भी नहीं। ये तो तय है कि कोरोना किसी संक्रमित इंसान से ही फैलता है, पर अक्सर ये नहीं पता चलता है कि आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसे कोरोना है भी या नहीं। तो ऐसे में मास्क ही है जो आपको बचाए रखता है। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा मास्क पहने। आज हम आपकी इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट
पैंडेमिक रिस्पांस टास्क फोर्स ने काफ़ी रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि N95 मास्क सबसे सुरक्षित है। 2021 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं और आप दोनों ने N95 मास्क पहना है तो 25 घंटे तक आप संक्रमण से बचे रहेंगे। अगर आपने सर्जिकल मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 पहना है तो आप संक्रमण से 5 घंटे तक सुरक्षित रह जाएंगे। अगर आपने कपड़े का मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 पहना है तो आप संक्रमण से 3.5 घंटे तक बचे रहेंगे। अगर आपने मास्क नहीं पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने N95 पहना है तब भी आप 2.5 घंटे तक सुरक्षित रहेंगे। अगर आपने N95 पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने सर्जिकल मास्क पहना है तो आप 5 घंटे तक सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप दोनों ने सर्जिकल मास्क पहना है तो संक्रमण सिर्फ 1 घंटे में ही आपको अपनी चपेट में ले लेगा। अगर आपने कपड़े का मास्क पहना है और संक्रमित व्यक्ति ने सर्जिकल मास्क लगाया है तो संक्रमण और तेजी से फैलेगा। सिर्फ 40 मिनट में ही आप उससे बच नहीं पाएंगे। अगर आपने मास्क नहीं पहना है और सर्जिकल मास्क पहने संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो 30 मिनट में ही आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। अगर आपने और संक्रमित व्यक्ति दोनों ने मास्क नहीं पहना है फिर तो बस 15 मिनट का वक्त ही लगेगा कि आप उसके संक्रमण में आ जाएंगे। तो इस रिसर्च के मुताबिक N95 मास्क ही सबसे सुरक्षित माना जाता है। पर दिक्कत यह है कि अमूमन ये कपड़े के बने मास्क और सर्जिकल मास्क से महंगे होते हैं और इन्हें 3 दिन में ही फेंकना होता है। इसीलिए ऐसे मास्क हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं होता। पर अच्छी बात तो ये है कि आजकल ऐसे भी N95 मास्क बाजार में आ गए हैं जिन्हें आप धो सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं वो, और इसीलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही आप मास्क चुन सकते हैं और फिर पहन सकते हैं, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक बार ये बहस फिर चल पड़ी है कि सबसे बेहतर मास्क कौन सा होता है। हमारे साथ डॉक्टर एम वली जी हैं। सर, कई तरह के मास्क मार्केट में आते हैं, कौन सा सबसे बेहतर है? देखिए, पहले तो WHO ने कह दिया था कि ये सांस के जरिए नहीं फैलता है, तो लोगों को मना कर दिया था मास्क लगाने के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए कहा था। बहुत बाद में ये पता लगा कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है और WHO ने ये बात मान ली। एयरबॉर्न इन्फेक्शन को रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो मेरा इन्फेक्शन सांस से बाहर ना जाए और दूसरा बाहर का इन्फेक्शन जो हवा में है या सामने वाले आदमी का है वो ना आए। तो अगर दोनों लोग मास्क पहनते हैं तो 95% इस बात की गारंटी है कि सेफ डिस्टेंस पे दोनों लोग अगर मास्क पहने तो 99% प्रोटेक्शन होता है। अगर 99% प्रोटेक्शन है, लेकिन मास्क कौन सा हो? मास्क होना चाहिए N95, मोटा वाला N95, जिसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो हमें महसूस नहीं होती हैं, और ये लेयर्स ऐसी बनाई जाती हैं कि इसमें जो वायरस का साइज है लेस देन 5 माइक्रोन फिल्टर करती हैं ये। और ये मास्क जो है ये बिल्कुल नहीं पहनना है जिसमें ये वेंट लगा हुआ है। पिछली बार हमने बहुत बात की थी वेंट वाले मास्क की, अब ये करीब करीब आउट हो गए। तो दोनों तरफ से ऐसा वाला मास्क हो। और दूसरा मास्क जो खतरा क्या है? इसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा ये है कि ये थ्रू एंड थ्रू इसमें से एयर जा सकती है। इसमें एक बहुत बारीक सा पॉलीथीन का फिल्टर होता है और वो फिल्टर जो है हमारे वायरस को नहीं रोकता है। ये पॉल्यूशन के लिए बना था। जी, तो ये मास्क वायरस के लिए बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत देखा है लोगों को ये मास्क पहने हुए, कई बड़े बड़े लोग ये मास्क पहनते हैं, लेकिन आज ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये मास्क पॉल्यूशन के लिए ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कोविड में इसको पहने। जी सर। इसको बिल्कुल नहीं पहनना है, ये मास्क बेकार है। इसके अंदर एक फिल्टर है, मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ, और ये फिल्टर थ्रू एंड थ्रू होता है और ये इसमें से हवा जा रही है, तो ये मास्क का काम बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा मास्क जो है वो सर्जिकल मास्क है। इसमें भी इनविजिबल 3 लेयर्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा इन्फेक्शन बाहर नहीं जाएगा। तो ये सर्जिकल मास्क इसीलिए हम लोग पहनते हैं कि हमारी नाक के जो सांस है वो पेशेंट के वुंड में न जाए जब हम सर्जरी करते हैं। तो इसका उपयोग किसी हद तक वायरस के बचाने में है,
लेकिन मेन उपयोग इसका ये है कि हमारा वायरस बाहर नहीं निकलेगा ज़्यादातर। लेकिन इसकी लाइफ सर बहुत कम होती है। अगर हम N95 की बात करें, इसकी बात करें, बाकी क्लोथ वाले मास्क की बात करें, तो सबकी लाइफ कैसे कैसे होती है? इसको हम एक दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, इसको बार बार जी इसको बार बार उतारना भी नहीं है। जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है इस मास्क के साथ, वो बार बार उतारने से होता है। जो N95 मास्क है उसको 3 दिन में डिस्कार्ड कर देना चाहिए। N95 मास्क अगर वॉशेबल है तो उसको हम वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर एम वली हैं जो बात यही कह रहे हैं कि कई लोगों ने ड्रेस के साथ मैचिंग के मास्क बनवा लिए हैं, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है। अगर वाकई कोविड से लड़ाई लड़नी है तो N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें, उसके नीचे कुछ नहीं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। दरअसल N95 मास्क थोड़ा महंगा होता है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है कि उसको ख़रीदा जा सके, लेकिन अब N95 ही रीयूजेबल मास्क भी बनने लगे, यानी आप उसको वॉश कर सकते हैं और दोबारा से उसको पहन सकते हैं। मास्क निर्माता क्या कहते हैं, ज़रा वो सुनिए। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ खास दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में एकमात्र रास्ता बचता है उससे बचने का, वायरस से बचने का, वो है मास्क। लेकिन ये मास्क कैसा होना चाहिए, मास्क की साइंस क्या है, ये हमें जयधर गुप्ता जी समझाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के मास्क आप बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या खासियत है इनकी और कितने कारगर हैं ये नए वायरस से निपटने के लिए? देखिए, ऐसा है, ये तो क्लियर हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है। वैक्सीनेशन भी, जो ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन है ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, तो वैक्सीनेशन से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है अभी। तो एक ही वाइबल स्ट्रैटेजी रह गई है, वो है मास्क। और अगर आप साइंस समझेंगे कोविड का, एक कोविड का पार्टिकल का एवरेज पार्टिकल साइज़ है 0.12 माइक्रॉन। तो आपको ऐसा फिल्टर डालना है मास्क के अंदर जो 0.12 माइक्रॉन तक ग्रेटर देन 95% एफिकेसी से बचाए। तो उसके लिए आपको N95 FFP2 मास्क चाहिए। मेरी कंपनी निर्वाणा बिंग ने क्या किया, जब ये कोविड हुआ तो हमने समझा कि इस साइज़ के पार्टिकल को और उस साइज़ के प्रदूषण को, क्योंकि इंडिया में एक नहीं 2 पैंडेमिक चल रहे हैं अभी, जिसको हम ट्विन डेमिक कहते हैं, वायु प्रदूषण और ये जो कोविड है और अभी जो ओमिक्रॉन है। तो दोनों में जितना कम छोटा हम पार्टिकल साइज़ को डिफीट करेंगे या उसके लिए बैरियर क्रिएट करेंगे वो बढ़िया है। तो हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हम मास्क बना रहे हैं इंडिया में जो N95 FFP2 है नैनो फाइबर फिल्टर के साथ, जो 0.1 माइक्रोन तक कोविड के से छोटे पार्टिकल साइज तक 99.7% तक फिल्ट्रेशन एफिकेसी है। तो हम बच्चों के लिए भी N95 FFP2 मास्क बनाते हैं और हम ही केवल एक कंपनी है इंडिया में जो नैनो फाइबर का इस्तेमाल करती है, जो 0.1 माइक्रोन कोविड के साइज पार्टिकल के लिए 99% उस फिल्ट्रेशन एफिकेसी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वेल फिटेड, ये दूसरी चीज़ है, फिल्ट्रेशन एफिकेसी नहीं, आपका मास्क फिटेड होना चाहिए। अगर कहीं से भी हवा अंदर लीक कर रही है, आपकी पूरी जो सांस है जो फेफड़ों के अंदर जा रही है और जो फेफड़ों से बाहर आ रही है, वो फिल्टर से अगर पास नहीं करी तो आप भी रिस्क पे हैं और आपके आसपास के लोग भी रिस्क पे हैं। इसका ट्रांसमिशन, अगर हम बात करें ट्रांसमिशन टाइमिंग कितना लंबा है, कितनी देर तक टिकाऊ है ये? देखिए, इस मास्क की लाइफ हमने देखा, ये रीयूजेबल और वॉशेबल मास्क हैं ये क्योंकि क्लॉथ मास्क का ये एडवांटेज होता है और नैनो फाइबर का ये एडवांटेज होता है कि इसका फिल्ट्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से नहीं है, ये नैनो फाइबर फिल्टर से चार्ज है। तो इसकी लाइफ करीब 6 महीने से 9 महीने है। आप बार बार इसको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी मास्क हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, इसमें हमने सस्टेनेबल फैब्रिक यूज़ किया है। जो बाहर का फैब्रिक है, इसमें 2 जो प्लास्टिक के बॉटल लोग कचरे में फेंक देते हैं, उसको हमने रीयूज़ और रिसाइकल करके ये फैब्रिक्स बनाए हैं। तो ये इसको कहते हैं रिसाइकल्ड पेट। तो आरपेट से ये फैब्रिक बना हुआ है। तो हमारा एक सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि जिस तरह से लोग सिंगल यूज़ मास्क ले के फेंक रहे हैं कूड़े में, तो ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर भी बनने वाला है और बन गया है। तो मार्केट में तमाम ऑप्शन मौजूद हैं मास्क के लिए। एक अच्छी बात इन मास्क के साथ ये भी है कि लोग अक्सर वाइट कलर के मास्क पहनते पहनते बोर हो जाते हैं। ये ना सिर्फ N95 से बेहतर है, ऐसा दावा ये कर रहे हैं, साथ ही साथ डिज़ाइनर भी हैं। मतलब और बच्चे अगर बोर हो जाएं, आपके बच्चे इस तरह के मास्क ना पहने, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर दिया गया है। कैसा भी मास्क पहने,
लेकिन मुद्दा यही है कि मास्क ज़रूर पहने। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। हमने कल आपको बताया था कि मोलनुपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा को लॉन्च कर दिया गया है, गोली की शक्ल में, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाएगा ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट सके। दवा निर्माता कंपनी एटोड फार्मास्यूटिकल्स ने भी मोलनुपिराविर के संस्करण मोलिजोड का उत्पादन शुरू कर दिया है। मुंबई की इस कंपनी का मकसद इस दवा को जल्द से जल्द उपलब्ध करवाना है। इस कंपनी के कार्यकारी निदेशक निखिल मुसुरकर से बात की हमारी सहयोगी तेजश्री पुरंदरे ने। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब डीसीजीआई ने मोलनुपिराविर नाम की एक टैबलेट को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भारत में 13 ऐसी कंपनियां हैं जो इस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली हैं। इसी के तहत हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं एंटोड फार्मास्यूटिकल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निखिल मसूरकर जी। आपको बता दें कि निखिल की कंपनी भी इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। निखिल से जानेंगे कि किस तरह से ये दवा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करने में कारगर रहेगी। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मोलनुपिराविर नाम की जो टैबलेट है जिसे आईसीएमआर ने मंजूरी दी है, कितनी कारगर है ये कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए? नमस्ते। जो एंटीवायरल जो दवाई है मोलनुपिराविर, ये पहली एंटीवायरल है जिसको अप्रूवल दिया गया है यूएस एफडीए और यूके एमएचआरए से, और अभी रिसेंटली इंडियन डीसीजीआई ने भी इसको अप्रूवल दिया है। तो इसका जो ऑफिशियल इंडिकेशन है वो है टू रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन and delay progression of mild to moderate cases of COVID. इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जो फिलहाल जो होम क्वारंटीन कोविड पेशेंट्स है, उनको ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है बाय डॉक्टर्स, एंड दिस शुड होपफुली डिले द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो डेफिनेटली हमारी जो लड़ाई है कोविड के अगेंस्ट, इसका वन ऑफ द बेस्ट टूल्स वुड बी दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मोलनुपिराविर। 13 कंपनियों को ये राइट्स मिले हैं कि इस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट राइट्स भी हैं कि वो इस दवाई का, मोलनुपिराविर का, अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। आपकी तरफ से क्या नाम रखा जाएगा दवाई का? किस नाम से मार्केट में अवेलेबल रहेगी ये? एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने इसका नाम रखा है मॉल एंटोड, मॉल बिकॉज मोलनुपिराविर, और एंटोड बिकॉज ये हमारी कंपनी का नाम है। तो ये ब्रांड नेम से हम लोग इसको मार्केट में प्रमोट करेंगे। कब तक उम्मीद है कि ये मार्केट में आ सकती है? लोगों को कब तक अवेलेबल रहेगी ये मेडिसिन? अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन में है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दो हफ्ते या 2 to 3 वीक्स में इसको हम लोग मार्केट में ला सकते हैं। इससे पहले भी हो सकता है, बट ऑन एवरेज 3 हफ्ते में ये मार्केट में आ सकती है। और अब बात रेलवे की उस पहल की जिससे ट्रेन में सफर करने वाले यात्री को फायदा होगा। लंबे सफर के दौरान फोन या फिर बिजली बिल नहीं चुकाने की चिंता अब आपको सताएगी नहीं। दरअसल रेलवे की तरफ से 200 स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद बिना किसी चिंता के आप सफर कर पाएंगे। देखिए मेरे सहयोगी की रिपोर्ट। नए साल पर रेलवे ने जो तोहफा दिया है उससे आपकी यात्रा और भी सुखद हो जाएगी। अगर आप सफर से पहले बिजली का बिल जमा करना या फिर फोन रिचार्ज कराना भूल गए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जरूरी काम अब आप रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं। यानी अगर रेल का सफर कर रहे हैं तो आपका कोई काम अटकेगा नहीं। यहाँ तक कि पैन और आधार कार्ड भी बन जाएगा और इनकम टैक्स और बैंकिंग से जुड़े काम भी फटाफट हो जाएंगे। रेलवे की नई योजना क्या है, इसे विस्तार से समझ लीजिए। रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेक देश के रेलवे स्टेशन पर कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क बनाने जा रही है, जिनको
रेल बॉय साथी कियोस्क नाम दिया गया है। इसे पूरे भारत में 200 रेलवे स्टेशन पर संचालित किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को स्टेशन पर सेवाओं का लाभ होगा, जिनमें टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान और बैंकिंग शामिल होंगे। ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि लोग अपना, अगर हम खाने वाले लोग हैं तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हम ये स्टेशन पे, ये प्लेटफॉर्म पे ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट ये है कि खाने पीने का सुविधा अच्छा हो जाएगा, हर चीज़ सही रहेगा, और ये पहल अच्छा भी है रेलवे की तरफ से। रेलवे की योजना CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे ग्राम स्तर तक उद्यमी संचालित करेंगे, यानी इनके जरिए देश भर में बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर भी बनेंगे। न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए कोई पैसेंजर आके उतरता है, उसको यहाँ पे कोई दुकान नहीं दिख रही, अब बाहर जाने में रिस्क भी होता है सर, क्योंकि रात होती है। मान लीजिए स्पेशली लड़की लोगों के लिए है कि नहीं सर, लड़की है, वुमेन है, उन महिलाओं के जो बाहर भूख भी लगा है, सामान भी नहीं है, पैसे है बट सामान नहीं है, तो अगर ऐसा हो गया, फ़ोन में लिस्ट आ गया, अगर फ़ोन से ही देख लिए MRP वगैरह और मंगा भी लिए, फ़ोन से हमें मिल गया खाना, तो और उससे अच्छा। और अब चलते चलते आज की दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, शेर और कुत्ते की दोस्ती। ये तस्वीर देखिए, साथ साथ पले बड़े दोनों में अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। कुत्ता बेहिचक शेर के साथ खेलता नजर आ रहा है और दोस्ती की वजह से उसे शेर से किसी तरह का कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। Pues mira que para tenerlo en una azotea, ¿cómo lo pudieron bajar? ¿A ti te tocó la bajada de este? ¿Cómo se azotea?